नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि देश में जो चिकित्सा की जो सेवाएं हैं उनकी हालत क्या है। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो चिकित्सा की सेवाओं की बदहाली से नहीं गुजरा होगा। दरअसल मसला ये है कि चिकित्साओं की सेवा में जो बुनियादी आधारभूत जो चिकित्सा के लिए सुविधाएं चाहिए, जो देश के आम लोगों को चाहिए, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का मामला है, चाहे वो चिकित्सकों की उपलब्धि की बात हो या नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धि की बात हो, तो हम पूरी दुनिया में उसमें बहुत दूर हैं। हमसे सारे पश्चिमी देश हमसे आगे हैं। और दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों नहीं। जिस देश में चिकित्सकों की इंतजाम के नाम पर, उनकी भर्ती के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो, भारी अराजकता फैली हुई हो, जहाँ पर कोई कायदा कानून काम नहीं करता हो, आप कायदे कानून को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हो, पैसे से, धन की बलबूते, धन की ताकत से आप सिस्टम से खिलवाड़ कर सकते हो, तो ऐसे हालात में इन सब चीज़ों को पूरी तरह से अंजाम पर पहुंचाना कि आम लोगों को, गरीब आदमी को आसानी से चिकित्सक और उसकी सेवाएं मिल सकें, यह संभव नहीं हो सकता। नीट पेपर इस बात का गवाह है। और साथ ही जो दूसरा बड़ा इशू जो देश में है वो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का। ये जो चिकित्सक हैं, ये देखिए, इनको आज भी जब ये चिकित्सक, आप बताइए कि जब देश में डिग्रीधारी चिकित्सक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हों और उनको इस बात के लिए कोर्ट तक में जाना पड़े कि सरकार और जो एनएमसी है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो इनजस्टिस कर रही है। वो दूसरा जो विभाग है, महकमे हैं, आप जो दूसरे सरकारी जो संस्थान हैं उनकी तुलना में बात करें तो उनकी तुलना में एक ही रूल अप्लाई नहीं किया जा रहा। कोविड की गाइडलाइन में जब सब लोग अपने घर से काम कर रहे थे या नहीं ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो उनको तो छूट दे दी गई है। लेकिन इस मामले में जो एफएमजी के जो चिकित्सक हैं, उनके साथ इतनी भारी गफलत पैदा की जा रही है कि उनको धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए कि, और इसमें भी एक बात और है, हर जो राज्य मेडिकल काउंसिल है वो एनएमसी की गाइडलाइन की मनमानी व्याख्या कर रही है। हालत में आपको हिमाचल प्रदेश का देख के बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में पहले एफएमजी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई कि इनकी इतनी सीटें होंगी, और फिर वो गाइडलाइन वहाँ पर विड्रॉ कर दी गई कि ये जो कोविड काल के दौरान जिन्होंने ऑनलाइन पेपर दिया है उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनकी 2 साल की जाएगी, उनकी 1 साल की जाएगी। हर स्टेट ने अलग अलग मनमर्जी से इन कानूनों की व्याख्या की है। राजस्थान में 1 साल की इंटर्नशिप है एफएमजी के लिए। जम्मू कश्मीर ने तो माफ़ ही कर दी है, पंजाब ने माफ़ कर दी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को होश ही नहीं है, ना हिमाचल जो राज्य चिकित्सा परिषद है उसको भी कुछ अता पता नहीं है। वो वहाँ पर एफएमजी के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वहाँ 1 साल की वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में, उनको पता ही नहीं है उनका भविष्य क्या होगा। उनको 1 साल की करनी है या 2 साल की करनी है, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से तो 1 साल की करनी होती है। लेकिन चूंकि मनमानी व्याख्या वहाँ करते हैं, तो मनमानी व्याख्या कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के कारण वहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट, वहाँ पर सैकड़ों चिकित्सक वो भी अभी इस इंतजार में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, इस देश का कितना भारी नुकसान हो रहा है। इस बात का सरकारों को, ना केंद्र सरकार को अंदाजा है, ना नेशनल मेडिकल काउंसिल को अंदाजा है, और ना राज्य की जितनी भी चिकित्सा परिषद बनाई हुई हैं, इनका कामकाज ये था कि जो चिकित्सकों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना है, तो और जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर चिकित्सा की सेवाएं प्रदेश को मिल सकें। इसलिए जो चिकित्सा की भर्ती के मामले हों या उनका रजिस्ट्रेशन का मामला हो, वो इतना स्मूथ हो और इतना फास्ट हो कि फटाफट उन पे काम हो सके और चिकित्सक पूरे शहर में और गाँव में जाकर अपनी सेवाएं दे सकें। इस पर ध्यान देने के बजाय कैसे बाधाएं पैदा की जाएं, सरकारी तंत्र में किस तरह से जगह जगह पर अवरोधक लगाए जाएं, यह पूरा काम किया जा रहा है। और दोस्तों, बिल्कुल यही हाल नीट की परीक्षा का है। आप ये बताइए, जिस देश में लाखों नीट के परीक्षार्थी, मैं बात सारे मेडिकल के महकमे की कर रहा हूँ, पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था की कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस मुद्दे को दोनों को एक साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि देश में चिकित्सा की, दरअसल हमारी प्राथमिकता है ही नहीं चिकित्सा।
असली बात यह है, यदि हमारी प्रायोरिटी होती तो जो एफएमजी की हालत हो रही है, आज जो नीट के जो एस्पिरेंट है उनकी जो हालत हो रही है, वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अभिभावकों को पता नहीं होगा कि उनके बच्चे का परिणाम क्या होगा। मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी वो बच्चे क्या वो नीट के लिए सेलेक्ट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। नीट से पूरे देश में अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। आज तक की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी तक की जो खबरें, जो सूचनाएं मुझे मिली हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिहार में 13 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है पुलिस के सामने, इकबालिया बयान दिया है लिखित में कि उन्होंने नीट का पेपर वहाँ से लेकर कॉपी करके बेचा है, उसको चोरी किया है। किसी भी तरह से वहाँ पर कैसे चोरी हुआ, वहाँ पर कैसे कॉपी हुई, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँचा। इसी तरह राजस्थान से भी नीट में हेराफेरी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में भी नीट से हेराफेरी का मामला सामने आया है। तो दोस्तों, ये हाल है देश की चिकित्सा सेवाओं का। आप बताइए, जिसमें लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हो, वो परीक्षा प्रणाली इतनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कहीं से कोई सुराग उसमें नहीं हो पाए। इसके बावजूद हालत ये है कि जो देश भर से सूचनाएं आ रही हैं, जगह जगह नीट के पेपर बिके हैं, उनकी कॉपी की गई है, उनके जो अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने उन पेपरों को खरीदा है और पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुका है। लेकिन सवाल इस बात का ये है, सारा सिस्टम जो है उसमें लगता ये है दोस्तों कि कुएं में भांग मिली हुई है। पूरा सिस्टम मुझे तो ऐसा नज़र आता है। एफएमजी के स्टूडेंट्स का आप मामला देखिए, कितने दिनों से चल रहा है। पिछली साल भी यही सारी प्रॉब्लम थी। जब एफएमजी के स्टूडेंट जो कोविड काल के दौरान देश में आए थे, उस दौरान भी राज्यों की जो चिकित्सा परिषद थी, जो एनएमसी है, उसने मनमर्जी की गाइडलाइन जारी करी। इन चिकित्सा परिषदों ने अपने अपने हिसाब से अपने कानूनों की व्याख्या करी। महीनों तक चिकित्सकों, जो एफएमजी के जो चिकित्सक हैं, उनको इंतजार कराया गया। हर स्टेट ने एफएमजी की किसी ने कोई सीट दी, किसी ने कोई परसेंटेज रखी, किसी ने रखी नहीं। ये हाल है कि गाइडलाइन के बावजूद भी, जो एनएमसी की गाइडलाइन के और मज़ेदार बात यह है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि एनएमसी की जो गाइडलाइन है, वो खुद एनएमसी उनकी पालना नहीं करवा पा रहा है। इस देश में इससे ज़्यादा हंसी और हादसे की कोई बात नहीं हो सकती कि एनएमसी आज की तारीख में हादसे का पात्र बन चुका है। खुद के ही कानून, खुद के दिशा निर्देश ही वो राज्य की चिकित्सा परिषदों से उनको लागू नहीं करवा पा रहा है। और इस बार भी यही हो रहा है, न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश के बहुत सारे हिस्सों में। मेरे पास ये पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, जैसी होगी तो मैं आपके अपडेट कराता रहूँगा। लेकिन मेरे पास जो जानकारी वो हिमाचल प्रदेश की है फिलहाल, कि हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि राजस्थान में भी ये धरना प्रदर्शन हो चुका है। और एफएमजी के जो चिकित्सक हैं, उन्होंने राजस्थान और हिमाचल की मेरे पास जानकारी है। और राजस्थान का जिक्र मैं पिछले वीडियो में आपके सामने कर भी चुका हूँ कि किस तरह से चिकित्सकों ने वहाँ पर सरकार के समक्ष और चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है राजस्थान का, उसके समक्ष धरना प्रदर्शन किया। और लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि कब उनका एडमिशन होगा और उनके लिए कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं। वो चिकित्सक, एफएमजी के चिकित्सक यहाँ पर आए, उन्होंने 2 बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। बिल्कुल सेम हाल हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के जो एफएमजी के जो चिकित्सक हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका भविष्य क्या होगा। इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद और इतनी दुविधाओं और बाधाओं को पार करने के बाद जब आप देश में डिग्री लेके आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं कि मैं मेरे परिवार का सपोर्ट करूंगा, मैं समाज को कुछ दूंगा, मैं इस देश की चिकित्सा सेवाओं में कहीं ना कहीं अपना योगदान भी जरूर रखूंगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों देखिए, चिकित्सा जैसी सेवाएं जो आपातकाल सेवाएं मानी जाती हैं, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, ऐसे ही चिकित्सा सेवा को माना जाता है। इमरजेंसी की सेवा होने के बावजूद भी हजारों चिकित्सक आज भी कतार में बैठे हैं एफएमजी के कि कब उनको सेवा करने का मौका मिले। लेकिन जो सरकारी बाधाएं हैं, जो सरकारी तंत्र है, वो जानबूझकर उनमें इतने अड़ंगाबाजी करता है कि ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं फेल हो जाएं। सारा सरकारी जो सिस्टम है चिकित्सा का, वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाए, लोगों को आराम से चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल सकें। आप देखिए कि इस देश में पहले से ही कितनी सारी समस्याएं हैं चिकित्सा के लिए, कितनी सारी बीमारियां हैं। हर साल हजारों लोग
चूंकि उचित समय पर दवा और उनको चिकित्सा की परामर्श नहीं मिल पाती तो वो काल कल्पित हो जाते हैं। हजारों लोगों के साथ हर साल ये रिपीट होता है। इसके बावजूद भी ना तो केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार और ना ही एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, और राज्य की जो चिकित्सा परिषदें हैं वो उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। आम लोगों की जान यहाँ पर कितनी सस्ती है। बेशक उनके साथ कुछ भी होता हो, वो बीमार हों, उनकी भले ही मौत हो जाए, लेकिन सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। ये देश में ये हाल है। तो जब तक दोस्तों इस दिशा में कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी, इस देश का चिकित्सा का जो सिस्टम है उसमें जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक एक जैसे नियम कायदे कानूनों की पालना नहीं की जाएगी, एग्जामों में पेपर लीक ना हो, पेपर चोरी ना हो, इसका फुल प्रूफ सिस्टम तैयार जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में चिकित्सा व्यवस्था भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे। इस देश के लोगों को जो निर्णायक हैं, जो कर्ण धारक हैं देश के, जो देश का भविष्य बना रहे हैं, चाहे वो नेता मंत्री हों या नौकरशाह हों, उनको भगवान सद्बुद्धि दे ताकि वो चिकित्सकों के मामले में कम से कम जबकि मज़ेदार बात यह है कि सरकारें ये कहती हैं कि चिकित्सक संवेदना दिखाएं मरीजों के साथ, उनसे संवेदनशील भर के उनका ट्रीटमेंट करें, उनका व्यवहार करें, और उन्हीं चिकित्सकों के साथ इतनी असंवेदनशीलता से, इतनी संवेदनहीनता से व्यवहार किया जा रहा है कि वो सड़कों पे उतरे हों, चाहे वो नीट के एस्पिरेंट हों और चाहे वो एफएमजी के चिकित्सक हों। ये दोस्तों चिकित्सा का हाल है। और कानूनी जगह हाथ दखल की बात है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अदालतें सो मोटो मामले को अपनी तरफ लेने की ताकत रखती हैं। ये संविधान में अधिकार उनको दिया गया है। न्यायपालिका चाहे तो यदि कोई भी इशू सामने है तो उसको सो मोटो खुद कॉग्निजेंस लेकर सरकार से या जो भी संगठन है उनसे जवाब तलब कर सकती है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं इस बात को कि एफएमजी के मामले में, एफएमजी के चिकित्सकों के साथ जो अन्याय देश में हो रहा है, जबरदस्ती उस पर मनमर्जी के कायदे कानून जो थोपे जा रहे हैं जबकि वो नहीं होने चाहिए, उन पर अदालतों ने सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। जबकि अदालतें सक्षम हैं यदि ऐसी कोई खबर छपती है, जबकि आप जानते हैं कि चिकित्सकों की देश में कितनी कमी है, लोगों को उनकी कितनी ज़रूरत है। इसके बावजूद भी मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि अदालतों ने इस मामले में अपनी भूमिका, अपना दायित्व सही तौर पे नहीं निभाया है। दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ एफएमजी चिकित्सकों का, जयपुर में धरना प्रदर्शन हुआ एफएमजी चिकित्सकों का, तो ये खबरें ये मीडिया के माध्यम से अखबारों में आई हैं। तो कोर्ट को चाहिए था कि सरकार से तुरंत 3 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर इस मुद्दे का निपटारा करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों को निपटारा नहीं किया। जब सरकार ने इन मुद्दों का निपटारा नहीं किया तो न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये जो चिकित्सकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं सरकारें या एनएमसी या राज्य की चिकित्सा परिषदें, उनकी खिंचाई की जाए, उनसे जवाब तलब किया जाए और तत्काल काम किया जाए। ये नहीं है कि 1 महीने का 2 महीने का नोटिस दे दिया। आप बताइए क्या 1 महीने तक कोई मरीज अपने इलाज का सब्र करेगा? आप खुद सोचिए, यदि ये चिकित्सक वहाँ 1 महीने पहले पहुँच जाएंगे तो वो जो लोग कतार में लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में कितनी लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। दूर दूर से लोग हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर से इलाज करने आते हैं। तो यदि 1 महीने की देरी इलाज में हो जाए तो उनकी हालत क्या होती होगी? तो कोर्ट को ये चाहिए कि इस मामले में एक तो प्रसंज्ञान ले अपनी तरफ से और दूसरा तत्काल कार्रवाई करे। लंबी अवधि के लिए कोई नोटिस जारी करके सरकार से जवाब तलब नहीं करे। सरकार से समस्या का समाधान 2-4 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में करवाने के लिए कोर्ट सरकार को पाबंद कर सकती है। तो ये दोस्तों चिकित्सा का हाल मैंने आपके सामने रखा है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ और साथ में पत्रकार भी हूँ, कि जिस देश में इमरजेंसी सर्विसेज की ऐसी हालत हो जहाँ पर वो प्राथमिकता सूची में सरकार के सामने नहीं हो, तो आप दूसरी सेवाओं का तो आप क्या हाल होगा उनका आपको पता ही हो। आप खुद जो मेरे जो दर्शक हैं वो इस बात से डे टू डे की ज़िंदगी में इस बात से वाकिफ़ हैं कि दूसरे क्षेत्रों में उनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। ये इस बात से सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो दोस्तों आज का आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।